अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर के 3 टॉपिक कवर करे थे और हम इस वीडियो में इस चैप्टर के 2 टॉपिक कवर करेंगे। भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं, भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र व उत्तेजना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक, भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स। अब हम देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स में होता क्या है। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। इसमें यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी तथा ऊष्मागतिकी आदि विषय शामिल हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। स्थूल परिघटनाएं, है ना। स्थूल परिघटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं आती है, जैसे यांत्रिकी। यांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स, है ना। जो भी हमारी सड़कें या जो भी हमारी पुल्स वगैरह बनते हैं वो मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंतर्गत बनते हैं, जो हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी क्या होता है सिर्फ वो देखेंगे। वैद्युत गतिकी, है ना। वैद्युत गतिकी मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद प्रकाशिकी, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, जो आपने 10th में पढ़ा है, लेंस, मिरर, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा या टेम्परेचर की वजह से किसी वस्तु में, किसी कण में जो गति उत्पन्न होती है, वो इस टॉपिक में या इस चिरसम्मत भौतिकी में हम पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भौतिकी या फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाएं जैसे परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका क्या मतलब है। आधुनिक या मॉडर्न फिजिक्स जो अभी तक हमारी चल रही है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, उसमें हम सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में, जैसे परमाणु, है ना। परमाणु किस में आता है, माइक्रो पार्टिकल्स में। आणविक, अणु, नाभिकीय, न्यूक्लियर परिघटनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखो रिलेटिविटी या आपेक्षिकता, है ना। ये सारी चीज़ें आपके आगे चैप्टरों में डिटेल से आएगी। अभी सिर्फ क्या होता है वो समझिए कि आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से अध्ययन आते हैं। उसके बाद क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, जो आपके रदरफोर्ड के इनके मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। जो आपने 10th क्लास में रदरफोर्ड, थॉमसन के मॉडल पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर नाभिकी के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो इसमें आता है, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ अभी टॉपिक वाइज देखते हैं कि मतलब आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से अध्ययन या कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने अभी चिरसम्मत या आधुनिक भौतिकी, क्लासिकल या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है, ये भी फर्दर भागों में या अन्य भागों में विभाजित है। तो इसके भी एक एक भाग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। तो चिरसम्मत भौतिकी में पहला है यांत्रिकी। यांत्रिकी मैकेनिक्स, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ते वक्त भी बताया था आपको कि यांत्रिकी मैकेनिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, जो सड़कें, पुल वगैरह बनती है, वो मैकेनिक्स की सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनती है, ठीक है। नेक्स्ट ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भाई, टेम्परेचर या तापमान बढ़ाने पर किसी कण या किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन आता है, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है, वो ऊष्मागतिकी में देखते हैं। ये पूरा एक चैप्टर है आपके, तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तीसरा विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत और चुंबक को कंबाइन करने से इसकी क्या प्रॉपर्टी में चेंज आता है, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम ध्वनि विज्ञान, एकॉस्टिक, है ना। ध्वनि विज्ञान का क्या मतलब है, जैसे ये भी आपके है ना। तो तरंगे जो प्रवाहित होती है माध्यम में, जैसे मैं बोलता हूँ आपको सुनाई देता है, तो वो तरंगे माध्यम में प्रवाहित होकर आपके कानों तक पहुँचती है। ये भी एक पूरा चैप्टर है इसमें, आपके पेंडुलम करके, है ना। तो ये पूरा एक चैप्टर है आपके, तो हम आगे इसको भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पांचवा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, जो आप जानते हैं, आपने 10th में पढ़ रखा है। प्रकाशिकी के प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है। तो अब आपके थोड़े और टॉपिक्स बढ़ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें प्रकाशिकी में आती है। तो वो आपने 10वीं में भी पढ़ रखा है और अब आगे भी आप पढ़ेंगे।
अब हम मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी के पार्ट्स देख लेते हैं। पहला, रिलेटिविटी या आपेक्षिकता। ठीक है, ये पूरा डिटेल से बिल्कुल बेसिक से हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी क्या होता है जैसे ही चैप्टर आएगा आपको डिटेल से बताया जाएगा। तीसरा, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स आपने 10वीं में पढ़ रखा है ना। तो जो टॉपिक आपके पिछली कक्षाओं से रिलेटेड है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाता जा रहा हूँ, और जो नए टॉपिक है हम आपको आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना। तो एटॉमिक फिजिक्स वही वाला जिसमें रदरफोर्ड, थॉमसन, उसके बिल्कुल वो अपन ने मॉडल पढ़े थे, कमियां पड़ी थी, वो वाले। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। तो न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी भी आपके एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, फिर है ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी आगे आएगा आपके चैप्टर, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बताने पे आपको समझ में नहीं आएगा। 6 है अंतरिक्ष भौतिकी, स्पेस फिजिक्स। ये आपके 11th-12th में तो नहीं है, थोड़ा सा एक कहीं पार्ट आएगा आपके 12th में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये आप आगे फर्दर आपके 11th-12th के बाद एस्ट्रोनॉटिकल अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें वगैरह आ सकता है आपके, बाकी इतना नहीं आएगा। 7th है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स करके आपके 12th में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें सेमीकंडक्टर है ना, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, चालक, कुचालक, वो सारी चीज़ें आती है आपके। तो एलईडी वगैरह कैसे बनती है, क्या होता है उसमें, तो वो सारी बेसिक चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में 12th में पूरा चैप्टर है। अभी आपको सिर्फ देखना है कि आधुनिक भौतिकी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा भौतिकी। ठीक है, ये प्लाज्मा फिजिक्स मतलब इसमें आती है। अब आपको 1 मिनट में तो कुछ नहीं बता सकते, तो प्लाज्मा भौतिकी के बारे में भी हम आगे के चैप्टरों में या कहीं कोई आएगा तो आपको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही देखना है कौन कौन से टॉपिक हम आधुनिक भौतिकी में पढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे देखते हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं, जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स, है ना, ये भी आपके आएगी। तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपके 11th में चैप्टर है। ठीक है, तरल यांत्रिकी शायद 11th चैप्टर है, आप खोल के देख सकते हैं, उसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। रासायनिक भौतिकी, केमिकल फिजिक्स, ये भी आपके है। ठीक है, ये 12th में है। फिर आता है ब्रह्मांड की मतलब कॉस्मोलॉजी, तो ये भी पूरा है, आप देखेंगे आगे के चैप्टरों में। और आपने पढ़ा भी है आपके शायद 9th और 10th क्लास में आपने ग्रहों के, उपग्रहों के बारे में, पिंडों के बारे में पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो वो फिजिक्स का ही पार्ट था आपके उस 9th क्लास में या 10th क्लास में। अब आप देखो अभियांत्रिकी भौतिकी, इंजीनियरिंग फिजिक्स आप 11th-12th के बाद अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, है ना, भौतिक विज्ञान का क्या कार्य क्षेत्र है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का कार्य क्षेत्र वास्तव में विस्तृत है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वास्तव में बहुत विस्तृत है। हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारा दैनिक जीवन है, उससे लेके बहुत से बड़े आविष्कार होते हैं, देखते हैं हम इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के परिमाणों के विशाल परिसर का अध्ययन किया जाता है। एक और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित परिघटनाओं का अति सूक्ष्म पैमाने पर 10⁻⁻14 मीटर या उससे कम। 10⁻⁻14 मीटर मतलब आप किसी भी संख्या से पहले 14 जीरो लगाओ और फिर संख्या आएगी। अपन 2 जीरो आने पे उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यहाँ पे 14 जीरो है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा, आंखों से तो वो दिख ही नहीं सकता। ठीक है, तथा इसके विपरीत दूसरी ओर इसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार 10⁻26 मीटर, जिसको अगर आप 10⁻26 मीटर अगर एक कॉपी में लिख के उसको पढ़ने की कोशिश करोगे कि कितना है, वो करोड़ है कि भाई लाख करोड़ है, तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। इतना बड़ा, इतना विशाल, है ना, ब्रह्मांड का 10⁻26 मीटर का मतलब क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि फिजिक्स में हर वो छोटे से छोटा कण जिसको आप आंखों से देख भी नहीं सकते, और हर वो बड़ा सा बड़ा कण या हर वो बड़ी से बड़ी वस्तु का अध्ययन किया जा सकता है जो आपके कल्पना के भी परे है। इस प्रकार द्रव्यमानों का परिसरण, उदाहरण 10⁻30 kg, अब अपन द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, 10⁻30 kg से
है ना। 10⁻³ किसका द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। से 10⁻55 kg ब्रह्मांड का द्रव्यमान, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे छोटे पार्टिकल के द्रव्यमान से सबसे बड़ी वस्तु ब्रह्मांड के द्रव्यमान का भी परिकलन या परिसरण देख पाएंगे कि इसका विस्तार इतना है फिजिक्स का कि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु का भी इसमें आप अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार समय के पैमाने का परिसर 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड तक है ना। तो इसका भी परिसर ये है कि 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड तक हम इस फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भौतिक विज्ञान में उत्तेजना, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों की व्यापकता और लालित्य वास्तव में उत्तेजित करने वाली है, क्योंकि भौतिकी की कुछ मूल संकल्पनाओं तथा नियमों द्वारा भौतिक राशियों के विशाल परिसर को प्रतिपादित करने वाली घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अभी हमने परिसर पढ़ा भाई, समय का, लंबाई का और द्रव्यमान का भी हमने परिसर पढ़ा इसके भौतिकी के कार्य क्षेत्र में, तो वो यही कह रहा है कि इसके अगर हम परिसर देखें तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही है भौतिकी में। तो इसकी जो उत्तेजना है, जो इसका व्यापकता है, इसका विस्तार है, वो इतना विशाल है कि हम उसमें सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, इसके अलावा प्रकृति के रहस्यों को समझना, मतलब प्रकृति में क्या क्या हो रहा है उन रहस्यों को समझना। जैसे प्रकृति में बिजली कड़कती है बारिश के दिनों में, तो उससे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का कॉन्सेप्ट लाया, तो वो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। नवीन प्रयोग करने की चुनौती, अब नवीन प्रयोग करने की चुनौती, अब वैज्ञानिक विधि में हमने पढ़े थे वो 5 मेथड, है ना, तो उसमें नवीन प्रयोग करने की चुनौती। उसके बाद नियमों का सत्यापन करना, कोई भी नियम बनाया वो सत्यापित होगा, पहले सिद्ध होगा, तभी वो आगे प्रतिपादित या प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भौतिक के नियमों का प्रयोग करके उपयोगी युक्तियों का निर्माण करना आदि भी उत्तेजनापूर्ण कार्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि भौतिक के नियमों का उपयोग करके उपयोगी युक्तियों में कौन कौन सी आती है। जैसे मैं फेमस एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप आपके घरों में सजावट के लिए एलईडीज़ का प्रयोग करते हैं, तो उस एलईडी में भी फिजिक्स यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जो आप आपके 12th में पढ़ेंगे। तो उनका उपयोग करके उपयोगी युक्तियाँ बनाना जो हमारे काम आए, जो वैज्ञानिकों के काम आए, ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में या कहीं भी काम आए, तो उन युक्तियों में भी फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल या उपयोग होता है।